गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपने कई बार आपके सिलेबस में आया होगा और ये टॉपिक अगर देखा जाए कंसेप्चुअली बहुत अच्छा है, बट कुछ बेसिक कंसेप्ट की वजह से हम कंफ्यूज होते हैं। तो पहले हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, हम पहले एएस को बाद में स्टडी करेंगे, पहले एक बेसिक मीनिंग समझ लें। कैश फ्लो का मतलब है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में फंड्स आ भी रहे होंगे एंड आपके बिजनेस से फंड्स जा भी रहे होंगे। तो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। सपोज करिए मैं बात करता हूँ, एक बैलेंस शीट में बना लेता हूँ। अभी हम आज पहले जो पुराने ज़माने में आज से 15 साल 20 साल पहले जो कैश फ्लो बनता था उसको स्टडी करेंगे। फिर रिवॉल्यूशन आया और रिवॉल्यूशन आने में AS3 आ गया। सपोज़ कर लीजिए ये हम बात करते हैं 2001 की और ये बात करते हैं हम 2002 की। और ये 2001-2002 की मैं एक बैलेंस शीट बना लेता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या है कि 2001 से 2002 तक बिजनेस किया तो कुछ तो चेंज आया होगा। तो सपोज़ कर लीजिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पर मेरी फिक्स एसेट्स थी 5 लाख की और यहाँ पर फिक्स एसेट्स हो गई हैं 6 लाख की। यहाँ पर मेरी फिक्स एसेट्स हैं, करंट एसेट्स 4 लाख की और यहाँ पर हो गई हैं 5 लाख की। अभी मैं बेसिक बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरी शेयर कैपिटल थी 6 लाख की और यहाँ पर हो गई है शेयर कैपिटल 8 लाख की। यहाँ पर मेरे पास लोन था मेरे पास 2 लाख का और अब वो लोन बचा मेरा 1 लाख का। और अब यहाँ पर मेरे पास करंट लायबिलिटीज़ थी 1 लाख की, वो अब यहाँ पर होके 2 लाख की हो गई। तो ये बैलेंस शीट का टोटल मेरा 9 लाख रुपए है। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा करंट लायबिलिटीज़ कम करते हैं। यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस था 50,000 का और वो हो गया अब यहाँ पर 1 लाख का। और ऐसे ही करंट लायबिलिटीज़ थी मेरी 50,000 की और वो 1 लाख की हो गई। अगर किसी को हम ये बैलेंस शीट बताएं तो वो कहेगा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट ठीक है। लेकिन अब मैं कहूँगा 2001 से 2002 में जब आप गए तो क्या इनफ्लो हुआ है और क्या आउटफ्लो हुआ है, ये आप बताइए हमें। क्या तो पैसा आया है और क्या पैसा आपके पास गया है। जब ये बताने की बात आएगी तब आपको बैलेंस शीट को स्टडी करना पड़ेगा। फिर आप बैलेंस शीट को स्टडी करेंगे तो अब मैं आपको यहाँ से आपका इनफ्लो और आउटफ्लो समझाता हूँ।
अभी हम लोग बहुत बेसिक स्टडी कर रहे हैं, अभी कोई फॉर्मेट वॉर्मेट की बात नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि हमें इनफ्लो क्या आया है, और यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा आउटफ्लो क्या हुआ है। ठीक है, अब गौर से देखो, फिक्स एसेट्स मेरी 5 लाख से कितने की हो गई हैं, 6 लाख की हो गई हैं। इसका मतलब है कि मैंने नई फिक्स एसेट्स खरीदी हैं। अभी मैंने बताया था डेप्रीशिएशन एप्रीशिएशन की बात नहीं कर रहा, बहुत बेसिक बात कर रहा है। शेयर कैपिटल आपकी 60,000 से 6 लाख से 8 लाख हो गई, यानी कि आपने 2 लाख रुपए के फ्रेश शेयर इशू किए हैं, और फ्रेश शेयर इशू किए हैं तो पैसा आपके पास आया होगा। तो रिसीप्ट हो गई है कहाँ से, शेयर कैपिटल से 2 लाख रुपए का। ठीक है ना, आपका पास लोन था पहले 2 लाख का, अब आपका 1 लाख का हो गया। तो यानी कि आपने लोन रिपे करा है 1 लाख रुपए से। ठीक है, अब आप ये देखेंगे, आपको देखना है कि मेरे पास, अभी चलिए वैसे बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आपकी 50,000 से 1 लाख हो गया। इसका मतलब है आपने ड्यूरिंग द ईयर 50,000 का प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट अर्न किया आपने 50,000 का, ये भी तो इनफ्लो है, क्योंकि प्रॉफिट आया ना आपके पास। ऐसे ही आपकी करंट लायबिलिटीज़ आपकी 50,000 से 1 लाख हो गई। इसका मतलब है जो आपने क्रेडिटर से मटेरियल ख़रीदा है, अभी उनका पेमेंट नहीं किया है, तो आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई हैं। और जब लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई, एक तरह से वो भी मेरी, अगर मैं लायबिलिटीज पे कर देता तो मेरा पैसा चला जाता ना। ऐसे ही आप अब यहाँ देखें, एसेट साइड में करंट एसेट्स आपकी 4 लाख से 5 लाख हो गई। इसका मतलब पहले आपके पास जो डेटर्स अगर कुछ अमाउंट के थे तो अब बढ़ गए हैं, मतलब आपका जो पैसा है वो ब्लॉक हो गया है डेटर्स में, स्टॉक में। ठीक है ना, ये पैसा आपका ब्लॉक हो गया है, तो ये एक तरह से आपका आउटफ्लो हो गया, करंट एसेट्स इंक्रीज हो गई। तो अब आपने क्या किया, एक प्लेन बैलेंस शीट देखी, और उस प्लेन बैलेंस शीट से आपने उसका इनफ्लो और आउटफ्लो निकाल दिया। तो आज शुरू में पहले इसी तरीके के कैश फ्लो बनते थे, लेकिन फिर चेंजेज आए, और चेंजेज आने के बाद उन्होंने उसे और सिस्टमेटिक और प्रॉपर कर दिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। तो अभी आपको इस कंसेप्ट से ये समझ में आया कि कैश फ्लो होता क्या है। कैश फ्लो का मतलब है इनफ्लो एंड आउटफ्लो। किस चीज़ का? फंड्स का, इनफ्लो और आउटफ्लो। पैसे का, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। अब हम बात करते हैं AS 3 के हिसाब से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो आपका मार्च 2004 में आया था। ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने कहा कि सर आप जो कैश फ्लो है ना, उस कैश फ्लो को आप एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में बनाइए। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कैश फ्लो में जो आप इनफ्लो और आउटफ्लो है ना, उसको आप अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए। तो आप लिखेंगे कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बोला कैश फ्लो आपका 3 एक्टिविटीज में बट जाएगा। एक तो
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है ना। फिर बटेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अभी जो आपने इससे पहले कैश फ्लो पढ़ा उसमें हमें इनफ्लो और आउटफ्लो पे फोकस थे, कैश कौन सी एक्टिविटी से आया इस पर फोकस नहीं थे। AS3 के बाद उन्होंने कहा कि आप कैश फ्लो को आप अलग अलग एक्टिविटी से बताइए कि किस एक्टिविटी से आपके पास पैसा आया। आपने बिजनेस किया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए थे उससे आपका इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, और अगर आपने कहीं फाइनेंस किया है, किसी से फाइनेंस लिया है तो वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। इन सारी एक्टिविटीज़ का टोटल आप करें, जैसे आपका टोटल ये इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, तो ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो। ठीक है जी। इसके बाद ऐड करेंगे आप इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो ये आपका जो बैलेंस आएगा ये आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ ईयर। तो फ्रेंड्स अब आपने ये समझा कि AS3 क्या कहता है। AS3 कहता है कि कैश फ्लो को आप अलग अलग एक्टिविटीज में बना के इस तरीके से फॉर्मेट में प्रेजेंट करें। ठीक है। नाउ अब तीनों एक्टिविटीज़ पे मैं थोड़ा सा काम करूँगा। पहले मैं बात करता हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो उससे आपको क्या होगा, आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा या डिविडेंड रिसीव्ड होगा। तो इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है नी। आपने कोई फिक्स एसेट्स परचेज करी है, फिक्स एसेट्स परचेज, तो ये एक तरह से आपका आउटफ्लो है। तो या तो इसे नेगेटिव में लिखो या ब्रैकेट में लिखो। इसी तरीके से अगर आपने कोई फिक्स एसेट्स को बेचा है तो वो इनफ्लो हो गया। आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेचा है तो वो इनफ्लो है, और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो वो आपका आउटफ्लो है। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो इस तरीके के सारे आप इस एक्टिविटीज़ में डालेंगे। मतलब आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है और उससे जो आपकी रिटर्न आ रही है या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में सपोज करिए कोई आप इशू करते हैं शेयर या कोई डिवेंचर आपने इशू किया है। इसी तरीके से रिडीम करते हैं शेयर या डिवेंचर्स। तो इशू में तो पॉजिटिव आएगा, रिडीम में नेगेटिव आएगा। इसी तरीके से अगर आप डिविडेंड या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगर डिविडेंड या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप पे कर रहे हैं, यानी कि आपने फाइनेंस लिया है। ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। जैसे आप लोन रिपे करें तो वो भी यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। तो
आप समझ गए होंगे कि फाइनेंस जो लेने वाला काम है उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ यहाँ आ जाएगी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में होता है कैश फ्रॉम बिजनेस। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। ये इस एक्टिविटीज़ को समझाने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। इस एक्टिविटीज़ में हमारी दो मेथड होती हैं, मतलब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ सेम चलती हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारी दो मेथड से कैलकुलेट होता है। फर्स्ट मेथड होती है डायरेक्ट मेथड और सेकंड मेथड होती है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से निकालने के बेसिस पर हमारा कैश फ्लो दो मेथड से चलता है। या तो यहाँ पे लिखोगे आप डायरेक्ट मेथड और यहाँ पे लिखोगे या इनडायरेक्ट मेथड। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे स्पेशली पूछ लिया जाता है कि आपसे कैश फ्लो कौन सी मेथड से बनाना है। तो कई बच्चे कंफ्यूज इस बात पे होते हैं कि पूरा कैश फ्लो में मतलब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगता है। जी नहीं, सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है जी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए हम अलग से कैलकुलेशंस करेंगे। और उसके बाद इसको हम करेंगे, बताते हैं अब आपको। तो जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश निकालते हैं एक मिनट सर, जिस मेथड से भी आपका कैश फ्लो निकलेगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद इसमें आप इनकम टैक्स पेड माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो फ्रेंड्स ये जो है इन दोनों मेथड से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं अब मैं वो आपको समझाता हूँ। ये डेफिनेटली आप फेस पे ही लिखेंगे बट समझाने के लिए मुझे अलग अलग करना पड़ेगा। सो पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड सबसे सिंपल मेथड है लेकिन सभी बच्चों को ये थोड़ी सी टिपिकल लगती है। चलिए, डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि कितना कैश आपके पास आया और कितना कैश आपने बेसिकली यूज्ड किया। ठीक है, सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें नंबर 1 पे लिखते हैं हम रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। इसमें लेस कर देंगे हम पेड टू सप्लायर एंड फॉर कैश परचेज, और इसमें से ही लेस कर देंगे पेड फॉर एक्सपेंसेस। बस अब
पेड फॉर एक्सपेंसेस, मतलब आपने कितना पैसा डेटर से कलेक्ट किया, इसमें से कितना पैसा आपने सप्लायर को कैश परचेज को पे कर दिया और कितना पैसा एक्सपेंसेस को पे कर दिया। दिस इज योर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपका नेट कैश फ्लो आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अब फ्रेंड्स इसमें फिर वही मैंने जो बताया था, इनकम टैक्स पेड आप माइनस करेंगे तो वो आउटर कॉलम में आपका आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर कैसे निकलेगा या पेड टू सप्लायर कैसे निकलेगा? तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर भी वो सिंगल एंट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। वर्किंग नोट में आप एक बनाएंगे डेटर अकाउंट्स, ठीक है जी। यहाँ पर आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर लिखेंगे कितनी हमने क्रेडिट सेल की है, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पर क्वेश्चन में अगर कोई बैड डेट्स दे रखे हैं, डिस्काउंट दे रखी है, कोई रिटर्न दे रखी है तो वो लिख देंगे। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या होगी? कलेक्शन जो डेटर से मिला है। इसी तरीके से हम एक क्रेडिटर या सप्लायर अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर लिखेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है जी। यहाँ पर लिखेंगे हम जो क्रेडिटर से क्रेडिट परचेज हुई है, तो यहाँ पर जैसे हमने उन्हें कोई उसने हमें डिस्काउंट दी है तो वो लिखेंगे, कोई रिटर्न है तो वो लिखेंगे। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी जो हमने पेमेंट किया है, ठीक है। इसी तरीके से एक्सपेंसेस की बात करें, जो एक्सपेंसेस फॉर द ईयर है उनमें आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करें, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस करें, क्लोजिंग के प्रीपेड ऐड करें और ओपनिंग के प्रीपेड लेस करें, तो ये आ जाएंगे एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये सारे कंसेप्ट आप कहीं ना कहीं सिंगल एंट्री में या एनपीओ में पढ़ चुके हैं, बट अप्लाई करना है। फ्रेंड्स अगर गौर से देखें, हमें 3 चीज़ें चाहिए। एक तो हमें कैश सेल से पैसा कितना मिला है या सप्लायर से क्रेडिट डेटर से कितना पैसा मिला है, हमने कितना पैसा पे किया है और कितने हमने खर्चे पे किए हैं। बस ये 3 चीज़ें चाहिए। P&L में ये 3 चीज़ें ही होती हैं, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्ट मेथड से करना, डायरेक्ट मेथड से करना। कोई घबराने की बात नहीं है। डायरेक्ट मेथड इज सिंपलेस्ट देन इनडायरेक्ट मेथड, बट आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि ये सिंपल मेथड होती है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड में एक तरह से क्वेश्चन को, मतलब हमने जो
प्रॉफिट अर्न किया है वो हमें इनडायरेक्टली निकालना होता है। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। आप कैश फ्लो बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आप यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट अर्न कितना है, तो हम आप कहेंगे नेट प्रॉफिट अर्न इतना है। इसमें हम ऐड करेंगे और लेस करेंगे। ऐड करेंगे हम नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम जो नेट प्रॉफिट निकालते वक्त हमने हटा दिए थे, माइनस कर दिए थे, जिनमें आता है डेप्रीशिएशन, ठीक है जी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, या कोई भी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ या गुडविल, कुछ भी जो भी रिटन ऑफ हो रहा है, ठीक है। प्रोविजंस, ये सारे हमारे नॉन कैश आइटम्स होते हैं, ये हम हटाएंगे। इसी तरीके से नॉन कैश आइटम या नॉन कैश एक्सपेंसेस वर्ड यूज करें ज़्यादा अच्छा है। इसी तरीके से इसमें से हम नॉन कैश इनकम्स वो हैं उन्हें हटा दें, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, प्रोविजन रिटन बैक। इसके अलावा हमें जो हटाने हैं वो भी देख लीजिए। ऐड यहाँ पे करना है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये ट्रीट किया जाएगा इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। इसका ट्रीटमेंट सीधा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में होगा, तो यहाँ से हटाया जाएगा। ऐसे ही लेस करना है इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो ऐसे लाइन आइटम्स जिनका ट्रीटमेंट अलग होना है उन्हें भी हटा देंगे। इन सब के बाद जब ये सारा आप कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा सब एडजस्टमेंट करने के बाद, इनको 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 और इनको, ये होगा हमारा कैश तो नहीं वर्ड यूज करेंगे, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, और इसी को हम कहते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन भी वर्ड यूज करते हैं कभी कभी।
ठीक है। अब यहाँ पर वो कंसेप्ट आ जाता है क्या, यहाँ पर कंसेप्ट आता है अगर हमारी करंट एसेट्स बढ़ रही हैं तो इसका मतलब है हमने पैसा करंट एसेट्स में घटाया, लगा दिया है, और करंट एसेट्स अगर कम हो रही हैं तो पैसा करंट एसेट्स से आया है। इसी तरीके से अगर करंट लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो वो सोर्स बन जाती हैं, और करंट लायबिलिटीज़ कम हो रही हैं तो वो हमारा आउटफ्लो बनती है। इनके इम्पैक्ट हम दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर दीजिए। अब यहाँ पर फिर इनकम टैक्स पेड है, वर्ड ध्यान दीजिए, पेड लिखा है, वो माइनस करते हैं। तो यहाँ पे लिखता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो फ्रेंड्स, ये जो तरीका है इनडायरेक्ट मेथड में, ये आप लोगों ने कई बार किया होगा। अब इस तरीके का हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है, तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस स्टेटमेंट फॉर्मेट में जाएं। इतने पोर्शन के लिए हम लोग एक पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि वो हमारे ये एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली वहाँ से निकल जाते हैं। तो आपकी पीएल एडजस्टमेंट से हमारी ये कैलकुलेशन डायरेक्ट निकल आएगी। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। अब आपको कुछ बेसिकली जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपने क्या करना है, आपने एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, बना दिया। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद फिर आप वर्किंग नोट्स बनाएंगे, और वो वर्किंग नोट्स में क्या क्या बनेंगे उनको समझ लीजिए। मैं इन वर्किंग नोट्स को टी फॉर्मेट में बना रहा हूँ, बट आप टी फॉर्मेट में नहीं बनाएंगे। मैं टी फॉर्मेट में इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि मैं एक ही पेज पे सारे वर्किंग नोट की कोरिलेशन समझा सकूँ। ठीक है, तो टी फॉर्मेट का मतलब होता है हम अकाउंट्स को इस फॉर्मेट में बनाएंगे, मतलब हम इसमें ज़्यादा स्पेस को वेस्ट नहीं करेंगे। तो एक आप बना लेंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इस पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से हमारा क्या बनेगा, इस पीएल एडजस्टमेंट से हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगा, मतलब नेट प्रॉफिट प्लस एड नॉन कैश आइटम्स वगैरह जो करते हैं वो सब आ जाएगा। एक आपका फिक्स एसेट्स अकाउंट बनेगा, नॉर्मली ये बनेगा ही बनेगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है फिक्स एसेट्स एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग अलग, तो इफ फिक्स एसेट्स एंड प्रोविजन फॉर डेप सेपरेटली गिवन, अगर सेपरेटली गिवन है देन आप 3 अकाउंट बनाएंगे। एक तो फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाएंगे एट कॉस्ट,
ठीक है। एक अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट्स, और एक अकाउंट बनाएंगे फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड अकाउंट। जब भी ऐसा हो कि आपके बुक में क्वेश्चन में लिखा हो फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट लेस प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन भी बोलते हैं, तब आप ये 3 अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब समझिए कैसे इनकी प्लेसमेंट होगी। पहले हम इसकी बात कर दें। ये कब बनेगा? जब आपको फिक्स्ड एसेट रिटन डाउन वैल्यू पे दी होगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। कोई एसेट्स बेची है तो एक तरह से आ जाएगी यहाँ पर सेल वैल्यू, फिर लॉस ऑन सेल है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर है वो भी आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी? फिक्स्ड एसेट्स परचेज। अब यहाँ पर आप लिखेंगे P&L का ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पर लिखेंगे P&L का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब जो आपकी डेप्रीशिएशन आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, जो लॉस ऑन सेल है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर सपोज करो प्रॉफिट ऑन सेल होता तो वो आप यहाँ पे लिख देते। ठीक है ना, लॉस ऑन सेल है आप डेबिट साइड में लिखें, प्रॉफिट ऑन सेल है तो वो क्रेडिट साइड में लिख दें। अब आप इसका फ़ायदा क्या हुआ? यहाँ हमने क्रेडिट किया, ये डेबिट कर दिया, यहाँ हमने क्रेडिट किया, ये डेबिट कर दिया। तो हमारे मेंटली हमें पता है डेबिट क्रेडिट हम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये इजी रहता है हमारे लिए। अगर ये इस वर्किंग में चलेगा तो कैसे होगा? एक तो हमें इसका ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा और इसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया रहेगा, बैलेंस शीट में ही है वो। तो ऐसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया रहेगा। ये दोनों चीज़ें बैलेंस शीट में दे रहेंगी। क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि जो एसेट्स हमने बेची है उसकी कॉस्ट क्या है, तो उसको आप यहाँ से निकाल देंगे। किस अकाउंट में ले जाएंगे? फिक्स्ड एसेट सोल्ड अकाउंट में। कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड, तो वो यहाँ आ जाएगी टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट से। उसी क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि जो एसेट्स बेची है उस पर अभी तक का डेप्रीशिएशन इतना है, तो वो भी आप यहाँ से ले जाएंगे टू फिक्स्ड एसेट सोल्ड। एक्यूमुलेटेड डेप ऑन एसेट्स सोल्ड, वो आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट से ले आए यहाँ पर। अब जो बेचना है वो सब यहीं बेचें। यहाँ पर लिखें बाय बैंक, क्या? सेल वैल्यू। तो जो प्रॉफिट और लॉस है, लॉस ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल, वो सब यहीं हो जाएगा। तो आपने क्या किया कि जो एसेट्स बेची है बिल्कुल उसको सेपरेट कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसमें जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर।
जो इस साल का डेप्रीशिएशन है वो। और यहाँ पर अगर कोई बैलेंस आ रहा है तो सपोज कर लीजिए कि वो हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करी होगी हमने, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बाकी आपको सारी चीज़ें और क्वेश्चन से ही मिलेंगी, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, वो आपके यहाँ लिखेंगे। इंटरेस्ट पेड है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। कोई भी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हुए हैं, बाय जनरल रिजर्व, अगर जनरल रिजर्व हमारे इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर हमने कोई जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया तो ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन सब के एडजस्टमेंट करने से जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी हमारी, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अब अगर इसको हम अपने स्टेटमेंट फॉर्मेट में देखें, ये मेरा ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्या होगा, नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। अब मैंने क्या किया, इस नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर में ये सारे लाइन आइटम्स क्या किए हैं, प्लस किए हैं, और ये सारे लाइन आइटम माइनस किए हैं। यही गौर से देखो, स्टेटमेंट में भी मैं यही कर रहा था, बट अकाउंट फॉर्मेट में करने से मुझे काफ़ी इजी हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक अकाउंट आप बना लीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। अकाउंट्स और भी बन सकते हैं, डिपेंड्स कि आपके क्वेश्चन में कितनी इन्फॉर्मेशन है, बट ये नॉर्मली बन ही जाते हैं। और एक बना लीजिए प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस उसका यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन में से एक जरूर दी होगी, क्या, या तो ये लिखा होगा कि इतना प्रोविजन मेड किया है, या फिर ये लिखा होगा कि इतना टैक्स पे किया है। जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी हो तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स आया था, यहाँ पर जो प्रोविजन हम बनाते हैं वो आता है। तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आ जाएगा, टैक्स पेड। और अगर ये टैक्स पेड दिया होता तो प्रोविजन मेड आ जाता है। अब कई बच्चे कहते हैं सर कुछ भी नहीं दिया हो, तो उसका तरीका क्या है, आप ओपनिंग बैलेंस को क्या कर दें, पे कर दें, क्योंकि पिछले साल का टैक्स प्रोविजन है, इस साल पे करोगे ही करोगे, तो करंट ईयर का ऑटोमेटिकली मेड आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है यहाँ पर। आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखें, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस लिखें, ठीक है जी। यहाँ पर जो डिविडेंड आपने पे किया वो लिख दें, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोविजन जो आपने बनाया है, ये जो है ये प्रोविजन मेड है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझाए हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कैश फ्लो का मतलब है इनफ्लो एंड आउटफ्लो। जो शुरू में हम लोग करते थे उसमें क्या होता था, बैलेंस शीट से हम इनफ्लो और आउटफ्लो निकालते थे कि 2001 से 2002 में हमारे पास क्या इनफ्लो आया है और क्या आउटफ्लो आया है। फिर मैंने इस बैलेंस शीट से आपको एक डमी कैलकुलेशंस करके बताया कि ये देखो, ये हमारी इनफ्लोज थे और ये आउटफ्लोज थे। फिर मैंने आपको समझाया कि AS3 आने के बाद AS3 ने कहा कि भाई कैश फ्लो आप बनाएं, एक वर्टिकल फॉर्मेट में बनाएं, और इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं, आप इसमें बताएं कि किस एक्टिविटी से आपको इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है।
तो कैश फ्लो को उन्होंने 3 पार्ट में बांट दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो भी हमने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उनके इन्वेस्टमेंट करने का और इन्वेस्टमेंट की रिटर्न हमारी इस एक्टिविटी में आएंगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो भी पैसा आपने ले रखा है उस पर आपने जो पेमेंट करी है वो आएंगी। इसके बाद नीचे नेट कैश फ्लोज आ जाता है, इसमें ऐड कर देते हैं हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो बचता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द इवनिंग। सबसे ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमें ये कहता है कि आप डायरेक्टली कैलकुलेशन करें, वो मैं हमने अगले पेज पे समझाया था। इस एक्टिविटी के बेसिस पर ही कि डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे कि इनडायरेक्ट मेथड से, क्वेश्चन की कैश फ्लो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड चलती हैं। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगती है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं लगती है। तो इन दोनों मेथड से जो आपका कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से निकलेगा उसमें से हम इनकम टैक्स पे माइनस कर देते हैं, तो नेट कैश फ्लो बचता है। ठीक है, फिर हमने बताया कि डायरेक्ट मेथड से कैसे निकलता है। तो डायरेक्ट मेथड से मैंने बताया कि आपको 3 कैलकुलेशंस करनी है। एक तो डेटर से और कैश सेल से कितना पैसा आया है, क्रेडिटर को और कैश परचेज को आपने कितना पैसा दिया है और कितना पैसा आपने एक्सपेंसेस में पे किया है। इसके लिए डेटर क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं। डेटर क्रेडिटर से आपके जो बेस इंफॉर्मेशन होती हैं उनसे हमारी कलेक्शन और पेमेंट निकल आती है। एक्सपेंसेस अगर दे रखे हैं तो उससे हम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के एडजस्टमेंट करके एक्सपेंसेस पेड निकाल सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड के लिए मैंने बताया, ये आप बचपन से ही समझते आ रहे हैं, फिर से मैंने समझाया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जब हम इनडायरेक्ट मेथड्स कहते हैं तो हमें जो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया है उसमें हम नॉन कैश आइटम, ऐसे आइटम जो कैश में पे नहीं किए उन्हें ऐड कर लेते हैं, या ऐसे आइटम जिनको हमने बेसिकली दूसरी एक्टिविटीज़ में उनके ट्रीटमेंट करने उनको भी ऐड कर लेते हैं, और इनकम है तो उन्हें लेस कर लेंगे। तो ये हमारी कैश फ्लो निकल आती है। फिर कैश फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं हम इसे। इसके बाद फिर इसमें करंट एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज के एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हमारी कैश निकल आती है। फिर इसमें इनकम टैक्स पेड जो हमने पहले ही बताया था वो ट्रीटमेंट डालते हैं, तो हमारी नेट कैश फ्लोज आ जाती हैं। मैंने आपको ये बताया कि जो ये एक्टिविटीज़ है जिसमें हम नेट प्रॉफिट में ये सब ऐड और लेस करते हैं, इसका दूसरा और शॉर्टकट तरीका है कि आप इसे P&L एडजस्टमेंट से कर दें। सो P&L एडजस्टमेंट में हम एक PL अकाउंट बना लेते हैं। PL के ओपनिंग बैलेंस दिया रहता है क्वेश्चन में कि जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस इतना है, P&L का है। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद जो डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर है, लॉस ऑन सेल है, इंटरेस्ट पेड है, प्रोविजन मेड है, ये डेबिट साइड में नॉर्मली लिखे ही जाते हैं, और क्रेडिट साइड में इनकम्स, प्रॉफिट ऑन सेल, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब यहाँ लिख देते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर हमारी कैश फ्रॉम ऑपरेशन आती है। ये वर्किंग नोट्स हैं। जैसे फिक्स एसेट्स का अगर रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स पे बनाना है तो एक अकाउंट बनेगा, और अगर क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट दिए हैं तो फिर ये 3 अकाउंट बनेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना देंगे, प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट बनाएंगे, और इसके बाद अगर कोई और भी ज़रूरत पड़ती है तो उन अकाउंट्स को भी बनाना पड़ेगा। तो ये पूरा एक कैश फ्लो की समरी है कैलकुलेशंस के लिए। अब धीरे धीरे हम एक एक क्वेश्चंस करके आपको कंसेप्चुअली और डेवलप करेंगे। आई होप आपको क्लियर हैं अभी तक चीज़ें। एक बार इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।